नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे राजधानी चंडीगढ़, राजधानी लखनऊ, राजधानी देहरादून, राजधानी रायपुर, राजधानी दिल्ली और राजधानी मुंबई की। विस्तार से चर्चा करने से पहले आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। पंजाब से आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोरोना वायरस फैलने और मौतों के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। चीमा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अब रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच यूपी में मेट्रो का संचालन 21 मार्च को ही बंद कर दिया गया था। लगभग 5.5 महीने बीत जाने के बाद 7 सितंबर से मेट्रो एक बार फिर से चलने वाली है। तीसरी तस्वीर राजधानी देहरादून से। उत्तराखंड में सियासी घमासान तेज होता दिख रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस की आपसी कलह साफ दिख रही है, तो वहीं अब बीजेपी में भी आपसी रार देखने को मिल रही है। चौथी तस्वीर है राजधानी रायपुर से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 5 महीने बाद 3 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। यह तीनों ही ट्रेनें 4 सितंबर से शुरू होने वाली हैं। अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है कि वे 7 सितंबर सोमवार से फिर से मेट्रो ट्रेन की सवारी कर सकेंगे। मेट्रो संचालन के लिए केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। और अब छठी और आखिरी तस्वीर राजधानी मुंबई से। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस बार शिवसेना नेता संजय राउत से पंगा लिया है। कई बॉलीवुड स्टार्स को निशाने पर लेने के बाद अब कंगना ने संजय राउत पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कंगना को मुंबई वापस न आने की धमकी दी है। इन तमाम खबरों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आइए अब सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी चंडीगढ़ का। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोरोना वायरस फैलने और मौतों के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ने और मौतों के बढ़ने को लेकर बयान दिया है, उससे लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री का काम लोगों को डराना नहीं बल्कि बचाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री यह बताएं कि पंजाब में लोगों के इलाज के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए पंजाब सरकार की नीति पूरी तरह से फेल साबित हुई है। वहीं हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने हरपाल सिंह चीमा से खास बातचीत भी की। पंजाब में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो डेथ रेशो है वो पंजाब में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा संक्रमितों की संख्या की बात करें तो हर रोज 1500 से 2000 के बीच में संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियां जो हैं वो कैप्टन सरकार की जो मंशा है या फिर उनके द्वारा जो इंतजामात किए हैं उसके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाते हैं और सवाल खड़े करते भी नजर आते हैं। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरी तरह से युद्ध स्तर पर एक काम किया गया कि ऑक्सीमीटर जो है या फिर जो किट्स हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाएँ। गाँव के अंदर आम आदमी पार्टी के वर्कर जो हैं वो कहीं ना कहीं गांव में उतर के ये किट्स जो हैं वो लोगों में बांटना चाहते हैं। इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन इन तैयारियों के ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद एक प्रेस नोट जारी करते हुए आवाज़ बुलंद की है और सीधे तौर पर इस मुहिम के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा हमारे साथ हैं। चीमा साहब, ऑक्सीमीटर बांट रहे हो, किटें बांट रहे हो, पहले तो इस किट के बारे में जानना चाहूँगा कि ये किट क्या है, क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर होंगी और कहाँ कहाँ पर ये किट जाएगी और कौन इस किट को बांटेगा? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਆ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਾ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सब सीधे तौर पर गंभीर आरोप इन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यप्रणाली पर लगाए हैं। जर्नैल सिंह हमारे साथ है, प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के। जर्नैल सिंह जी, सीधे तौर पर अगर मैं ये जो मशीन थी, ये जो ऑक्सीमीटर है, कितना लेवल सबसे पहले होना चाहिए? वेरीफाइड करवा लिया गया है इन मशीनों को? ये जो किट्स आप बांटने वाले हो सारी क्या वेरीफाइड हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, सारी एक किट बकायदा टेस्टिंग तो बाद तैयार हो रही है। ਤੇ ਜੋ ਆਈਡੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 95 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ 95 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ 106 ਮੌਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਂਕੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ हर पिंड में ऑक्सीमीटर का प्रबंध कराया जाए, ऑक्सीमीटर मुहैया हो सके। बिल्कुल, देखिए 20,000 किटें जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं और थोड़े ही दिनों में ये पंजाब के गांव में पहुँचती हुई नज़र आएंगी। वहाँ पर लोग जो हैं इससे अपनी ऑक्सीजन लेवल जो हैं वो चेक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया है तो उसके बाद ये मुहिम क्या पंजाब में करी जा सकती है, क्या सफल हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन दविंदर सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय विनीत कपूर चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। आम आदमी पार्टी किस तरह से पंजाब में अब अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है? हम देख सकते हैं कैसे ऑक्सीमीटर कैंपेन अभी जारी है। इस कैंपेन के बारे में भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम इस मुहिम की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आज से ही पंजाब के विभिन्न शहरों में ये मुहिम शुरू की जाएगी, जहां पर एक किट जो है वो पंजाब वासियों को आम आदमी पार्टी देती हुई नजर आएगी। इस किट के अंदर एक जो कह सकते हैं ऑक्सीमीटर होगा, इसके अलावा एक मास्क होगा, साथ साथ सैनिटाइजर की एक बोतल होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस किट में इस सामान के साथ साथ एक ये पम्फलेट भी होगा जिसमें सीधे तौर पर दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल का जिक्र किया गया। अगर इस पम्फलेट की बात करें तो सीधे तौर पर इसमें अरविंद केजरीवाल की, इसके अलावा जो प्रभारी हैं जर्नैल सिंह या फिर पार्टी अध्यक्ष भगवंत मान की बात करें या फिर नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा की बात करें, 4 नेताओं की फोटो लगाई गई है और उसके बाद दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल का कंपैरिजन किया गया है कि इस कोरोना काल में दिल्ली सरकार की तरफ से अपनी जनता को क्या कुछ राहत दी, क्या कुछ इंतजाम किए गए और पंजाब की कैप्टन सरकार ने अपनी जनता के लिए क्या कुछ किया। तो इस मॉडल के चलते इस पूरी मुहिम के ऊपर सवाल खड़े हो चुके हैं कि क्या इस कोरोना काल में इस तरह की मुहिम शुरू करके अपना ग्राउंड जो है वो तलाशने में जुट चुकी है आम आदमी पार्टी, क्योंकि सीधे तौर पर इसमें जिस तरह का जिक्र किया गया, सीधे तौर पर दिखाया गया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किए और उसके उलट कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कुछ कर पाए हैं। जिस तरह से इन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि इस कोरोना काल में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिल्ली में दिया गया, लेकिन पंजाब का यहाँ पर जिक्र करते हैं कि पंजाब में जो राशन है वो नहीं दिया गया। इसके अलावा टेस्टिंग का ये जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है लेकिन पंजाब में बहुत कम है। इसी तरह से ये भी कह रहे हैं कि हर रोज़ 10 लाख लोगों को बना हुआ खाना जो है वो दिल्ली सरकार मुहैया करवाती नज़र आ रही है, लेकिन पंजाब में जो राशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं बंदर बांट हुई है। इसी तरह से अगर हम मुलाजमों की बात करें या फिर हम मजदूरों की बात करें या ऑटो रिक्शा की बात करें तो उनको 5,000 रुपये दिए गए हैं, लेकिन पंजाब की बात कर रहे हैं कि पंजाब में उनको तनख्वाहें तक नहीं दी गई। तो ऐसे बहुत से जो इन्होंने पॉइंट यहाँ पर इरेज किए हैं जिसके माध्यम से सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं कंपेरिजन कर रहे हैं। और इस वक्त मैं ये ऑक्सीमीटर भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो ऑक्सीमीटर है
जो कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों तक आम आदमी पार्टी पहुंचाने का काम करेगी। सीधे तौर पर कह रही है कि इस ऑक्सीमीटर के माध्यम से पंजाब की जनता जो है वो अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकती है। यानी अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाए, अपना टेस्ट करवाए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कोरोना के अंदर भी कम हो सकता है और किसी बीमारी में भी कम हो सकता है। तो ये मीटर जो है तकरीबन 20,000 किटें आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयार की गई हैं। ये 20,000 किटें जो हैं आने वाले 1 या 2 दिनों में पंजाब के विभिन्न गांवों में पहुंचती होंगी और वहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो कह सकते हैं लोगों से भी राब्ता कायम करेगी और सीधे तौर पर अपने इन पम्फलेट के माध्यम से अपनी पार्टी की नीतियां जो हैं और दिल्ली सरकार के जो कार्य हैं वो जनता तक पहुंचाने के बाद कहीं ना कहीं 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें जनता से वोट अपील करती भी नजर आएगी। जी बिल्कुल विनीत, और इन सब पर मैं ये भी जानकारी आपसे चाहूंगी कि ऑक्सीमीटर देने का जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, कैंपेन शुरू किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये कैंपेन कहाँ से शुरू किया जाएगा, कहाँ पर जाकर खत्म होगा, क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है और कितने दिन तक ये कैंपेन चलने वाला है? देखिए अभी जो सीधे तौर पर अगर इस कैंपेन की बात करें तो यही कहा जा रहा है कि सभी के सभी गांव में एक साथ ये कैंपेन जो है वो शुरू किया जाएगा। पंजाब के जितने भी गांव हैं वहां पे हर घर में ये ऑक्सीमीटर पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें मालवा बेल्ट की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो कह सकते हैं कि यूनिट है उसको मालवा बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा सीटें हासिल हुई थी। तो ऐसे में जो विधायक जीते हुए हैं उनके हल्के में सबसे पहले ये कहीं ना कहीं ऑक्सीमीटर पहुंचने का काम करेंगे और वहां पर जो वॉलंटियर्स हैं आम आदमी पार्टी के वो हर घर जाएंगे, ऑक्सीमीटर लोगों को बांटने का काम करेंगे और सीधे तौर पर कहेंगे कि अपना इस ऑक्सीमीटर के माध्यम से ऑक्सीजन लेवल जो है वो लोग चेक कर सकते हैं। हालांकि सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो आम आदमी पार्टी की ये मुहिम है उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि इस तरह का जो मुहिम है ये एक षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी का और सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई में ही कैप्टन सरकार ने इस कोरोना काल में पंजाब की जनता के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि सीधे तौर पर इस वक्त हम कैप्टन सरकार की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर भले बहुत सारे काम किए हों, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है, मौत के रेशो में इजाफा हो रहा है, तो वो एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से विपक्षी जो हैं वो हर मुद्दे को बनाने की कवायद में नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। शुक्रिया विनीत कपूर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अब लगातार अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है और इन्हीं कोशिशों के बीच पंजाब की कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। और आइए अब रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच यूपी में मेट्रो का संचालन 21 मार्च को ही बंद कर दिया गया था। लगभग 5.5 महीने बीत जाने के बाद 7 सितंबर से मेट्रो एक बार फिर चलने वाली है। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद लखनऊ और नोएडा मेट्रो के संचालन की तैयारी शुरू हो गई है। मेट्रो की फंक्शनिंग और परीक्षण के लिए नोएडा में ट्रायल शुरू हो चुका है। इस बार मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को कुछ जरूरी जानकारियां लेनी आवश्यक है। राजधानी लखनऊ में फिलहाल एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया के बीच 21 स्टेशन है जिन पर 20 मेट्रो चलती हैं, लेकिन 7 सितंबर से इस रूट पर सिर्फ 16 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। लखनऊ मेट्रो में हर रोज औसतन 70,000 यात्री सफर करते थे। ऐसे में एलएमआरसी को इन 5 महीनों में करोड़ों का नुकसान हुआ है। एलएमआरसी के एमडी कुमार केशव के मुताबिक नई व्यवस्था इस तरह की होगी। पहले की ही तरह सुबह 6 बजे से इनका संचालन रात 10 बजे तक होगा। 2 ट्रेनों के बीच 5.5 मिनट का अंतर होगा। टोकन स्मार्ट कार्ड के जरिए सफर होगा, लेकिन फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। स्मार्ट कार्ड ना होने पर टोकन मिलेगा जिसे अल्ट्रावायलेट रे से सैनिटाइज किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राशिद, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। मेट्रो के संचालन को लेकर क्या कुछ तैयारियां एलएमआरसी के द्वारा की जा रही हैं?
जी बिल्कुल पल्लवी की हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो इस वक्त जी। भी हम मेट्रो स्टेशन पे मौजूद है। यहाँ पर आज जिस तरह से खोला गया है, यहाँ पर से जो ट्रायल का जो कार्य था वो पूरा हो चुका है। लगातार सुबह 6 बजे से यहाँ पर जो मेट्रो का जो ट्रायल था वो लगातार यहाँ पर देखने को मिला है। तो कहीं ऐसा था 5 महीने के बाद आज जिस तरह से मेट्रो खुला है और जिस तरह से यहाँ पर ट्रायल हुआ है, उसके बाद भी लोग यहाँ पर आने लगे हैं। तो ऐसे में जिस तरह की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर, जैसे सैनिटाइज है और यहाँ पर थर्मा स्कैन मीटर है, यहाँ पर सभी चीज लगा दिए गए हैं। लगातार यहाँ पर लोगों से जो भी आ रहा है उनका चेक करके उनको समझा कर उनको बैठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है अब ये देखना ये है कि आखिर जिससे जो भीड़ भाड़ हो जाती है उसको लेकर जिस तरह से कड़ा नियम बनाया गया है, जिस तरह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको ज्यादा कर दिया गया है कि लोगों के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग का उसका पालन किया जा सके, लोगों को बैठने में अच्छी व्यवस्था हो सके, तो उसको लेकर खास अच्छा खासा इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल राशिद, और ये भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि अभी जो मेट्रो का संचालन है वो पहले की तरह से ही होगा या शुरुआती दौर में कम मेट्रो चलाई जाएंगी? तमाम जानकारी, अभी क्या कुछ नियम बनाए गए हैं मेट्रो के संचालन के लिए? जी पल्लवी, जैसे कि इससे पहले जो लखनऊ में जो मेट्रो हुआ था तो उसके बाद यहाँ 20 ट्रेनें चलती थी एयरपोर्ट से लेकर मुंशी पुलिया तक। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर 16 ट्रेनें चलाने की उम्मीद है। यहाँ पर तो जो यात्री है उसमें भी करीब 30 से 40 लोगों को बैठाने की जो क्षमता है वो रखी जाएगी यहाँ पर। तो इन सब चीजों को लेकर एक वो देखा जा रहा है कि जो ट्रेनें हैं उनको कम चलाया जाएगा, लेकिन हालांकि बैठने की जो व्यवस्था है उसमें भी काफी दूरी बना के रखी जाएगी। इसलिए क्योंकि अभी जाहिर सी बात है कोरोना महामारी है, लोग निकलेंगे भी कम, यात्रियां निकलेंगे भी कम, लेकिन ऐसे में जिस तरह के LMRC के जो नुकसान है, जो घाटा हुआ है उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं जो है अब जो यात्री है या उनको ले जाने वाली व्यवस्था है तो उनका नुकसान ना हो, इसके चलते इस सभी का काफी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल राशिद, एक और जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि अभी फिलहाल टिकट्स को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या जो स्मार्ट कार्ड हैं उनके जरिए मिलेगा या टोकन के जरिए होगा? अभी फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था? देखिए इससे पहले ही जैसे कि स्मार्ट कार्ड को लेकर स्मार्ट कार्ड वालों को होगा, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप के लोड करने की बात हो रही है कि वो जिनके पास होगा उनको सबको अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि इसमें जो टोकन है, टोकन को लेकर भी ये हुआ था कि टोकन को लेकर भी होगी, लेकिन इस पर अभी जो लखनऊ के जो आला अधिकारी है उस पर लेकर एक बैठक कर रहे हैं कि अगर जिनके पास मान लो आरोग्य सेतु ऐप नहीं होता है या स्मार्ट कार्ड नहीं होता है तो क्या उनकी गाड़ी मेट्रो में बैठने की अनुमति मिलती है नहीं मिलती है। ये सब चीजों को लेकर अभी एक बैठक हो रही है कि 7 तारीख से लगातार अभी ट्रेनें चल रही है यहाँ पर, तो इसको लेकर एक बैठक जो की जा रही है, इसका जो है शाम को कॉन्फ्रेंस के जरिए ये लोग प्रेस मीडिया में लाके जाहिर करेंगे। शुक्रिया राशिद सिद्दीकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बदलते हुए नियम के साथ अब यूपी में भी 7 सितंबर से मेट्रो दौड़ेगी। 4 सितंबर से यानी कि आज से इसके लिए ट्रायल शुरू हो चुका है। यूपी में 5 महीने बाद अब मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए इस बार ये संचालन किया जा रहा है। हालांकि 5.5 महीने बीत गए हैं मेट्रो को बंद हुए और 4 सितंबर से एक बार फिर से संचालन जो है अब शुरू किया जा रहा है। आज से ट्रायल है। 7 सितंबर से मेट्रो जिस तरह से पहले चलती थी वैसे ही चला करेगी। वहीं उत्तराखंड में सियासी घमासान तेज होता दिख रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस की आपसी कलह साफ दिख रही है तो वहीं अब बीजेपी में भी आपसी रार दिखने को मिलने लगी है। लिहाजा बीजेपी के 15 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुके हैं। बीते दिन पहले ही बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक बिशन सिंह चुफाल जेपी नड्डा से मिलकर त्रिवेंद्र सरकार के नेतृत्व पर अगला चुनाव न लड़ने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि PWD विभाग हो या फिर आबकारी, कई महत्वपूर्ण मंत्रालय मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखे हुए हैं। अब ऐसे में उत्तराखंड में सरगर्मी तेज होती हुई दिख रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री उन रूठे हुए चेहरों को मनाना होगा। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी जो अपने आप को अनुशासित पार्टी बताती है वह भी अब आपसी टकराव का दर्द झेलने लगी है। अब इस टकराव का क्या कुछ परिणाम निकलता है, उत्तराखंड की राजनीति में ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो उत्तराखंड की राजनीति में अब बीजेपी के विधायक जो हैं उनमें भी आपस में कलह नजर आने लगी है। आपको बता दें कि 15 बीजेपी विधायक इस समय मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पहले से ही
इस तरह की बगावत झेलती आई है, आपसी कलह से जूझती रही है, लेकिन अब बीजेपी भी आपसी कलह से जूझती हुई नजर आ रही है। ऐसे में खुद को अनुशासित पार्टी बताने वाली बीजेपी पर अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। उनके बयानों पे, उनके दावों पर अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। बीजेपी के 15 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं। वे अगला चुनाव मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहते हैं। उनका ये आरोप है कि जो अधिकारी हैं वो हावी हो रहे हैं, जबकि कई ऐसे विभाग हैं जो खुद मुख्यमंत्री के पास हैं, उसके बावजूद भी उनकी जो कार्यप्रणाली है वो बेहद ही उदासीन है, अधिकारी हावी है। तमाम आरोप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाए गए हैं। 15 विधायक इस समय मुख्यमंत्री के खिलाफ नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक पाठक इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। उत्तराखंड बीजेपी में भी अब आपसी कलह नजर आने लगी है। पल्लवी, देखना होगा उत्तराखंड का जो राजनीतिक घटनाक्रम है अब वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे फिर जी। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी फिर या आम आदमी पार्टी है। तकरीबन 3.5 साल सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में वो विधायक जो ये कहते रहे कि विधानसभा में उनका कार्य होता रहा है, लेकिन अब लास्ट टाइम जब 1.5 साल बाकी बचे हैं तो उनको अपने विधानसभा के कार्यों की याद आ रही है। फिलहाल एक तरह से साफ स्पष्ट तौर पर जेपी नड्डा के पास, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बिशन सिंह चौहान जो काफी कद्दावर नेता है, वो बीते 2 दिन पहले पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर प्रदेश की स्थितियों को अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जो काम है वो काम जिस तरीके से होने चाहिए थे वो कार्य नहीं हो पाए हैं। उनके विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों की बदहाली की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश सरकार से उन्होंने कई बार इसको लेकर अवगत भी कराया है। फिलहाल कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा के पास पहुंचकर उनको अवगत कराने की स्थिति बताते हुए कहा गया है कि जो कार्य है उन 1.5 सालों में पूरे होने चाहिए, नहीं तो 2022 का चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान भरा हो सकता है। तो ऐसे में जहां पर जो एक बीजेपी की जो एक रणनीति तैयार करने की बात, जो जिस तरीके से बंशीधर भगत ने भी पिछले अभी 4 दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि जो विधायक अपने कार्यों के बलबूते पे अपना परफॉर्म अच्छा करेंगे उनको ही टिकट दिया जाएगा, वो अपने कार्यों को देखें। तो अब कहा जा सकता है राजनीति में एक घटनाक्रम बीजेपी के साथ अब ये दिखता नजर आ रहा है कि जो बीजेपी के विधायक कार्य नहीं करेंगे तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में बगावती तौर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि 15 जो विधायक है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ है कि नहीं है। हालांकि ये बिशन सिंह चौहान जो तमाम सारी जो बीजेपी के जो नेता है वो जेपी नड्डा के पास जब पहुंचे तो अटकलें तमाम सारी निकल के सामने आ रही कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ है। लेकिन कल बीजेपी ने एक तौर से देखा जाए तो साफ तौर पर एक प्रेस विज्ञप्ति के तौर पर कहा है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सारे विधायक उनके साथ हैं और जो भी विधायक हैं वो अपने कार्यों को लेकर जेपी नड्डा जी के पास पहुंचे हैं और उन्होंने साफ तौर पर अवगत कराया कि अपने कार्यों को लेकर वो संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं और प्रदेश के नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व सही काम कर रहा है और जल्द से जल्द ये सारी चीजें स्थिति सही हो जाएंगी। लेकिन पिछले दिनों चाहे फिर वो शिक्षा मंत्री हो या फिर चाहे फिर बाल संरक्षण मंत्री हो रेखा आर्या हो, तो उन्होंने भी साफ तौर पर शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्यमंत्री के सामने शिकायत दर्ज कराते हुए ये कहा था कि जो भी अधिकारी हैं वो उनकी कहीं ना कहीं बात नहीं मानते हैं, जिसके चलते जो उनके विधानसभा के जो कार्य है वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते। तो तमाम सारे घटनाक्रम अब उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। कहा जा सकता है कि इन 1.5 सालों में राजनीति गर्माती हुई नजर आने वाली है। जी बिल्कुल प्रतीक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इन विधायकों की नाराजगी की वजह क्या है। उनका ये कहना है कि अधिकारी जो हैं वो ज्यादा हावी हो रहे हैं। आपसे मैं जानकारी चाहूंगी, क्या वाकई में उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है कि जो अधिकारी हैं वो अब हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल पल्लवी, लगातार शिकायतें विधायकों की तरफ से आ रही हैं कि अधिकारी को जो भी बैठक लेना चाहते हैं अधिकारियों के साथ वो बैठक में सम्मिलित नहीं होते हैं, फिर उनका रवैया बड़ा ढुलमुल रवैया रहता है। तमाम जो योजनाएं हैं कार्यों को लेकर जब उनको अवगत कराया जाता है तो कहीं ना कहीं वो संजीदगी के साथ काम नहीं करते हैं। अभी बीते दिनों पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से तमाम सारे जो विधायक हैं और मंत्री उन्होंने जब शिकायत की तो चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आदेश दिया था कि सभी अधिकारियों को अवगत कराया जाए कि वो संजीदगी के साथ काम करें और जो माननीय विधायक हों या फिर मंत्री हों उनकी बात माने। लेकिन उसके बावजूद भी ढीला रवैया कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए एक संकेत देता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी बात को नहीं माना जा रहा है। तो ऐसे में शिकायतों का दौर अब लगातार चालू है और 1.5 साल अब जब बचे हैं बीजेपी के सरकार के, तो कहीं ना कहीं अपना परफॉर्म सारे विधायक अच्छा करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं 2022 में चुनाव लड़ा जा सके, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस चीज को लेकर सामने प्रदेश में जो समस्या है उसको उठाती जा रही है और कोरोना की जो स्थितियां बनी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब शिकायतें लगातार जारी है और सरकार
के खिलाफ मोर्चा उठाकर कांग्रेस दल हो या फिर तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र हैं, तमाम सारे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें कहीं कोई कार्य नहीं हुए। सरकार पूर्णतः 3.5 साल से फेल है। अब 1.5 सालों में वो अपना कार्य दिखाकर ये चाहते हैं कि 2022 में वो फिर से सत्ता में आ सके। जी बिल्कुल प्रतीक, और आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब मुख्यमंत्री के लिए इन विधायकों को मनाना कितना मुश्किल साबित होने वाला है? बिल्कुल, घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ है और तमाम 1 महीने से तकरीबन मुख्यमंत्री से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सुधारा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के सब पास तमाम सारे जो मंत्रालय हैं, चाहे फिर पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, चाहे वित्त मंत्रालय हो या आबकारी हो, तमाम सारे जो मंत्रालय हैं उनमें जो अधिकारी मौजूद हैं उन अधिकारियों को कहीं ना कहीं टाइट करना होगा, जिससे कि उनकी बात मानी जा सके विधायकों की, और जो विधानसभा में जो कार्य नहीं हुए हैं वो पूरे किए जा सके। तो ऐसे में अभी बैठक भी होनी है, हो सकता है आज कैबिनेट की एक बैठक होगी जिसके बाद तमाम सारे जो रणनीतियां हैं वो अपनाई जाएगी, तो जो तमाम सारे जो विधायक हैं उनको मनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शुक्रिया प्रतीक पाठक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड की राजनीति में अभी फिलहाल काफ़ी पारा जो है वो हाई नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस जहां पहले से ही आपसी कलह से जूझ रही थी, वहीं अब सत्तासीन पार्टी बीजेपी भी आपसी कलह से जूझती हुई नजर आ रही है। ये जानकारी मिल रही है कि 15 ऐसे विधायक हैं जो कि मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं। राजधानी लाइव में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 5 महीने बाद 3 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। ये तीनों ही ट्रेनें 4 सितंबर से शुरू होने वाली हैं। यात्री कोरोना के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इसमें सफर कर पाएंगे। इनमें 2 ट्रेनें रूटीन होंगी और 1 सप्ताह में 4 दिन दौड़ेंगी। रेलवे के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है। पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन और दूसरी परिस्थितियों के बाद कई यात्री ट्रेनें बंद हैं। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के बाद नए नियमों के अनुसार कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं।
फिलहाल रेलवे बोर्ड ने पूरे देश में 100 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में बिलासपुर जोन 3 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इनमें दुर्ग, अंबिकापुर, रायपुर, कोरबा और रायपुर केवटी स्पेशल ट्रेन शामिल है। रायपुर और कोरबा स्पेशल ट्रेन को छोड़ दें तो बाकी दोनों ट्रेन रोजाना पटरियों पर दौड़ेंगी। रायपुर कोरबा रायपुर के बीच सप्ताह में 4 दिन ट्रेनों को चलाने की योजना तैयार हो गई है। रेलवे की सुविधा से उन यात्रियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो ट्रेन से इन जगहों पर सफर करना चाह रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पवन ठाकुर हमारे संवाददाता इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां और ये ट्रेनें कहां से कहां तक जाएंगी, तमाम जानकारी। जी बिल्कुल, आपको बता के जो दुर्ग से अंबिकापुर जो ट्रेन है, ये इसके लंबे समय से मांग भी चल रही थी और राज्य सरकार ने इसे चालू करने के लिए मांग भी की थी। और रायपुर से कोरबा है और रायपुर से केवटी जो है, जो सबसे अहम बात है, रायपुर से केवटी जो हाल ही में जिसका भी निरीक्षण भी किया गया था, उस ट्रेन को भी केंद्र रेल मंत्रालय ने अभी मंजूरी दी है, जो स्पेशल ट्रेन चलेगी। और सबसे अहम बात, जो रायपुर से कोरबा स्पेशल ट्रेन जो चलेगी, जिसे हफ्ता में 4 दिन चलाने का निर्णय लिया गया। रविवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को ट्रेनें चलेगी। बाकी जो ट्रेनें हैं, दुर्ग अंबिकापुर, दुर्ग रायपुर बिलासपुर, ये अपने रूटीन के समय पे चलते रहेगी। बिल्कुल पवन, जानकारी आपसे चाहेंगे कि ट्रेनों के संचालन को लेकर नियम क्या कुछ जारी किए गए हैं, गाइडलाइन कोरोना के मद्देनजर। बिल्कुल, आपको बता दें, जो कोविड-19 को लेकर जो नियम बनाया गया है, ट्रेनों में सैनिटाइजर है, मास्क है, इन तमाम चीजों। और सबसे अहम बात, जो भी यात्री होंगे उन्हें समय से 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंचना होगा, जिनकी पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, पूरी जांच की जाएगी, उनके बाद ही उनको यात्रा की अनुमति दी जाएगी। बिल्कुल, और भी जानकारी आपसे चाहेंगे पवन कि अभी टिकट्स को लेकर क्या कुछ अभी जानकारी मिल रही है, क्या प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ाया गया है या टिकट की कीमतों में कोई वृद्धि की गई हो। जी बिल्कुल, टिकट पे अभी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। जो रेलवे की टिकट होगी वो यात्रियों को ऑनलाइन बुक करवाऊंगा पहले से, या उन्हें जो प्रशिक्षण केंद्र होता है वहां से टिकट लेना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। जी बिल्कुल, खासतौर से रेल मंत्रालय इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसे ध्यान में रखते हुए यात्रियों की है, क्योंकि जो यात्री जो होंगे वो उनकी 50% जो संख्या निर्धारित की गई नहीं ट्रेनों में। और सबसे बड़ी बात अब यह है कि रेल मंत्रालय ने ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो भी लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इनसे और संक्रमण बढ़ने का भी अंदेशा लगाया भी जा रहा है, जिसको लेकर भी रेल मंत्रालय चिंतित है। बिल्कुल पवन, अब चूंकि ट्रेनों का संचालन हो गया तो बाहरी राज्यों से भी यहाँ लोग आएंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, अभी रेल मंत्रालय द्वारा भी बाहर जो यात्री आएंगे अभी उनको लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि जो भी यात्री आते हैं उन्हें पहले संबंधित थानों में और स्वास्थ्य विभाग को सूचना देना होता है और उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटाइन रहना पड़ता है। बिल्कुल, और यहाँ से जो लोग अब जाएंगे क्या उन्हें पहले टेस्टिंग करवानी होगी, इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है कि पहले यात्रियों को ये श्योर होना होगा कि वो कोविड से पीड़ित नहीं है, कोविड संक्रमित नहीं है। जी बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है कि रेल मंत्रालय ने 24 घंटा पहले जांच करवाने की भी कभी अनुरोध किया यात्रियों से, जिसकी एक हाथ कॉपी उनको दिखाना होगा कि हमने जांच कराया था और हमें किसी प्रकार के इसमें लक्षण नहीं दिख रहा है। और हालांकि जो रेल मंत्रालय है वो स्टेशनों में थर्मल मिथर्सन की जांच भी करेगा। शुक्रिया पवन ठाकुर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दुर्ग से अंबिकापुर जाने वाली यात्रियों को अब राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि 5 महीने बाद 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन अब किया जाएगा और दुर्ग से अंबिकापुर जाने वाले यात्रियों को अब इन ट्रेनों की वजह से काफ़ी राहत मिलेगी। 5 महीने से ये ट्रेन जो है वो बंद पड़ी हुई थी। आपको हम जानकारी दे दें, ट्रेनों का संचालन कोरोना वायरस के कारण नहीं किया जा रहा था।
अगली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है कि वे 7 सितंबर सोमवार से फिर से मेट्रो ट्रेन की सवारी कर सकेंगे। मेट्रो ट्रेन संचालन के लिए केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो में यात्रा के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। फेज 1 में 7 सितंबर से येलो लाइन मेट्रो ट्रेन श्यामपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर तक चलाई जाएगी। फेज 2 में 9 सितंबर से ब्लू, पिंक और गुड़गांव लाइन पर मेट्रो चलाई जाएगी। फेज 3 में 10 सितंबर से रेड लाइन पर गाजियाबाद से रिठाला के बीच, बहादुरगढ़ लाइन, फरीदाबाद लाइन और एयरपोर्ट लाइन पर ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। मेट्रो यात्रा की रोजाना समीक्षा की जाएगी और फीडबैक के आधार पर 12 सितंबर से दिल्ली मेट्रो सर्विस सामान्य रूप से चलने लगेगी। तो ये एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां 7 सितंबर से 3 चरणों में दिल्ली मेट्रो दौड़ेगी। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। 4 घंटे तक ही मेट्रो का संचालन किया जाएगा। सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे तक ये मेट्रो का संचालन होगा। हम जैसा जानकारी दे रहे हैं कि 7 सितंबर से मेट्रो का संचालन होना है। 4 घंटे तक मेट्रो का संचालन किया जाएगा। तमाम जो नियम कायदे हैं वो लागू कर दिए गए हैं। गाइडलाइन जारी कर दी गई है मेट्रो को लेकर और उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। तक मेट्रो का संचालन किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। 7 सितंबर से मेट्रो शुरू होने वाली है, तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। 7 सितंबर से मेट्रो शुरू हो जाएगी तो लोगों को आवाजाही में जो दिक्कतें हो रही थी उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये यात्रियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखें। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें। कोरोना को लेकर लगातार संक्रमण भी बढ़ रहा है, तो कोरोना को लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है वो ना बरती जाए। दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। 7 सितंबर से 3 चरणों में दिल्ली मेट्रो दौड़ेगी। अभी सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे मेट्रो का संचालन किया जाएगा और अगर 3 चरणों में सब कुछ सही रहा तो 12 सितंबर से मेट्रो का संचालन जैसे हमेशा से होता रहा है वैसा ही शुरू कर दिया जाएगा। तो इसे आप एक ट्रायल भी समझ सकते हैं कि 7 सितंबर से ट्रायल के तौर पर मेट्रो का संचालन किया जा रहा है, ये देखने के लिए कि तमाम नियम कायदों का पालन होता रहे और किसी तरह का कोरोना संक्रमण ना बढ़े। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। 7 सितंबर को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? मेट्रो का संचालन होना है तो इसको लेकर अभी फिलहाल तैयारियां क्या कुछ नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी कि मेट्रो सेवाएं खोलने की, तो कहीं ना कहीं अब अनलॉक कोड लगाया गया तो उसके अंदर कह सकते हैं कि मेट्रो सेवाएं अब खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। 7 सितंबर से दिल्ली की सभी मेट्रो लाइन खुल जाएगी, मगर हाँ, ये 3 चरणों के अंदर खोली जाएंगी। पहला चरण होगा जो 7 सितंबर से खोला जाएगा, येलो लाइन, और कह सकते हैं 9 सितंबर से दूसरा चरण खोला जाएगा। 3 सितंबर से 10 सितंबर से तीसरा चरण खोला जाएगा, जो रेड लाइन होगा, जो बल्लभगढ़ वगैरह, फरीदाबाद वगैरह के लिए लाइनें जाती है। मगर देखना है, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी और कह सकते हैं डीएमआरसी की तरफ से भी कि मेट्रो की जो सेवाएं हैं ये पूरी तरीके से सुरक्षित कर दी गई हैं। यहाँ तक कि हर मेट्रो स्टेशन को, मेट्रो को और प्लेटफॉर्म को, सबको सैनिटाइजर कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो भी व्यक्ति अंदर सफर करने के लिए आएगा तो उसके पास आरोग्य ऐप होना जरूरी है और सैनिटाइजर होना जरूरी है और मास्क तक होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन रखने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि जो प्लेटफॉर्म पे मार्ग बनाए हुए हैं जिनके अंदर ही व्यक्ति खड़ा होकर अंदर मेट्रो के अंदर प्रवेश कर सकता है, क्योंकि एक दूसरे से संपर्क में नहीं आने की कोशिश की जाएगी। मगर यही जरूर है कि डीएमआरसी कोशिश कर रहा है कि लगातार जो सुरक्षा कर्मी है उनका भी फीवर वगैरह चेक हो, यहाँ तक कि कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट जो है वो भी पता लगनी चाहिए। उनकी जो अधिकारी है उनकी भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आएगी।
तो देखना होगा जिस तरीके से सारी प्रक्रिया कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कितनी कारगर होती है, क्योंकि अब लगातार 7 सितंबर का समय भी ज्यादा दूर नहीं है और कुछ दिनों के अंदर ही कह सकते हैं मेट्रो सेवाएं खोल दी जाएंगी। मगर कह सकते हैं दिल्ली मेट्रो के साथ साथ नोएडा मेट्रो भी खोल दी जाएगी और लखनऊ मेट्रो भी खोल दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए सारे नियमों को फॉलो करते हुए तो ही व्यक्ति को अंदर आने दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता या फिर मेट्रो स्टेशन पर रुकने की कोशिश करता है तो उसको मेट्रो स्टेशन से बाहर कर दिया जाएगा और टोकन नहीं मिलेगा, सिर्फ स्मार्ट कार्ड का यूज कर सकते हैं और अंदर जाने के लिए। मगर हाँ, जिस व्यक्ति के अंदर कोई क्या सकते हैं कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए जाएंगे तो उनको सफर करने के लिए सख्त मना किया गया है, वो उन व्यक्तियों को सफर नहीं करने दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, और ऐसे में जिम्मेदारी यात्रियों की भी बनती है कि वो अपने सेहत का खुद ध्यान रखे। सरकार गाइडलाइन जारी कर सकती है, लेकिन ये तो यात्रियों की जिम्मेदारी है कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सरकार पहले भी कोशिश कर रही थी कि अनलॉक 1 लगाया गया था, तब भी सरकार ने केंद्र सरकार से बात करी थी कि मेट्रो की सेवाएं खोली जाए और जब अनलॉक 2 लगाया गया तब भी उसमें यही कोशिश की गई, अनलॉक 3 आया तब भी उसमें ये मेट्रो सेवाएं कोशिश करी गई थी खोलने की। मगर कहीं ना कहीं आप जब परमिशन मिली है केंद्र सरकार की तरफ से कि गाइडलाइन के हिसाब से कि मेट्रो सेवाएं खोल दी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि अब जो सारी कवायद है वो किस तरीके से की जाएगी। मगर हाँ, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए अगर कोई भी कोताही बरती जाती है तो उस अधिकारी को या फिर उस कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है और डीएमआरसी उसको हटा भी सकती है। मगर देखना होगा जिस तरीके से सारी प्रक्रिया की जा रही है वो कितनी कारगर होती है, क्योंकि 3 चरणों के अंदर ये मेट्रो सेवाएं चलाई जाएंगी। तो देखना होगा अगर पहला चरण शुरू होता है सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और उसके बाद 4 घंटे के बाद सभी मेट्रो को यानी कि सैनिटाइजर किया जाएगा, प्लेटफॉर्मों को भी सैनिटाइजर किया जाएगा। हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि नियमों का पालन किया जाए और जो नियमों का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। जी बिल्कुल राजीव, ये भी आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि अभी जो मेट्रो का संचालन शुरू किया जा रहा है इसे ट्रायल के तौर पर ही देखा जाए। अगर सब कुछ सही रहा तो 12 सितंबर से रेगुलर तरीके से मेट्रो शुरू कर दी जाएगी। अब बात यहाँ पर यह है कि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर दिल्ली में बढ़ने लगा है, ऐसे में एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है देखा जाए तो। क्या वाकई में अभी जरूरत थी मेट्रो शुरू करने की? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से समस्याएं जरूर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि 7 सितंबर से जैसे ही मेट्रो खोली जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपना सफर करने के लिए, जो क्योंकि पता है सबको कि मेट्रो सेवाएं जो है वो सस्ती पड़ती हैं, इसलिए लोग बाग मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। मगर जब जिस तरीके से 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं खोली जाएगी तो लोग लगभग जनता की भीड़ जो जरिए वो जरूर आएगी और देखना होगा डीएमआरसी और दिल्ली सरकार दोनों ही मिलकर कितना कोशिश कर सकते हैं कि कितने कंट्रोल में कर सकते हैं। मगर हाँ, ये जरूर है जब मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश किया जाएगा व्यक्ति का तो फीवर वगैरह चेक किया जाएगा, यहाँ तक कि मास्क वगैरह चेक किया जाएगा और यहाँ तक कि कह सकते हैं सैनिटाइजर भी दिया जाएगा उसको। अगर सैनिटाइजर उसके बाद नहीं है तो सैनिटाइजर उसको भी दिया जाएगा और सैनिटाइजर करने के बाद में ही उसको अंदर जाने दिया जाएगा। अगर उसका फीवर के अंदर कहीं ना कहीं लक्षण मिलते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की गाइडलाइन जो है वो उसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है क्या उस व्यक्ति को सफर नहीं करने दिया जाएगा। मगर देखना होगा जिस तरीके से अब 7 सितंबर का समय नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं जनता उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है तो डीएमआरसी सख्त कार्रवाई करेगी और हो सकता है मेट्रो जो सेवाएं ट्रायल बेसिस पर अभी स्टार्ट की जा रही है शायद उसको रोक दिया जाए। जी बिल्कुल, और केजरीवाल सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। देखिए बिल्कुल बता दें, दिल्ली सरकार की तरफ से पहले भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हम मेट्रो की सेवाएं देने के लिए सक्षम हैं और पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। वही बात करें अगर कहीं कोताही बरती जाती है या कहीं लापरवाही बरती जाती है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की जो दिल्ली सरकार है वो कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाएगी और डीएमआरसी दोनों ही मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि जो भी रूल फॉलो नहीं करेगा, या वो अधिकारी हो या फिर सुरक्षाकर्मी हो या फिर जो पैसेंजर है वो हो, तो कहीं ना कहीं हर एक के लिए रूल फॉलो करने होंगे। अगर कोई फॉलो नहीं करता है रूल तो उसको हटाया भी जा सकता है और उसको सफर करने के लिए व्यक्ति को सफर करने नहीं दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो अधिकारी है अगर रूल का फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार अभी कितनी कोशिश कर रही है और ये 7 सितंबर के बाद ही पता लग पाएगा। जैसे ही मेट्रो चलेंगी पता लगेगा कि अभी किस तरीके से लोग बाग अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीएमआरसी अभी चौकन्नी है और डीएमआरसी लगातार डेली ट्रायल कर रही है मेट्रो की सेवाओं का, तो देखना होगा किस तरीके से सारी कार्रवाई की जाएगी। जी राजीव, एक सवाल ये भी है कि ऐसे दिल्ली सरकार ने ये नियम बनाया हुआ है कि अगर आप सड़क से आ रहे हैं, सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो सीमा पर ही पहले आपको रोक दिया जाएगा, आपको कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य है, उसके बाद ही आपको सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा। अब मेट्रो से तो नोएडा से भी लोग आ सकते हैं, गाजियाबाद से भी आ सकते हैं, इसके अलावा गुड़गांव से भी आ सकते हैं, तो कैसे चीजों को मैनेज कर पाएगी सरकार?
देखिए बिल्कुल बता दीजिए, ये एक मेट्रो स्टेशन का नहीं, हर सभी मेट्रो के स्टेशन को बात है। यहाँ पे भी व्यक्ति मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश करेगा, उसका सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगी और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी अगर उसके अंदर कोई लक्षण मिलते हैं तो उसको मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार भी कोशिश कर रही है और नोएडा सरकार भी कोशिश कर रही है मेट्रो की सेवाएं खोलने की, और कहीं ना कहीं लखनऊ जो सरकार है वो भी मेट्रो की सेवाएं 7 सितंबर से खोल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए सारे कार्रवाई की जा चुकी है। मगर अब देखना होगा 7 सितंबर को ही कि कितनी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की जाती है या कोई अधिकारी इसके लिए अवहेलना करता मिलता है तो उसके ऊपर कितनी बड़ी गाज गिर सकती है। क्योंकि दिल्ली सरकार पहले भी केंद्र सरकार के लिए कह चुकी है कि हम हर तरीके से सक्षम है, हर तरीके से मेट्रो को चलाने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं डीएमआरसी भी पहले स्पष्ट कर चुका था कि हमने तमाम जितनी भी मेट्रो है, चाहे वो नोएडा की हैं या फिर लखनऊ की हैं या फिर कह सकते हैं दिल्ली की हैं, तमाम मेट्रो स्टेशनों को सैनिटाइजर किया जा चुका है, तमाम मेट्रो को भी सैनिटाइजर किया जा चुका है, और लगभग हर 4 घंटे के बाद मेट्रो स्टेशनों को और मेट्रो को सैनिटाइजर किया जाएगा। तो देखना होगा किस तरीके से सारी प्रक्रिया चलती है। जी शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 7 सितंबर से 3 चरणों में दिल्ली मेट्रो दौड़ने वाली है। हालांकि तमाम गाइडलाइन जारी कर दी गई है और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और आइए अब रुक करते हैं राजधानी मुंबई का। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस बार शिवसेना नेता संजय राउत से पंगा लिया है। कई बॉलीवुड स्टार्स को निशाने पर लेने के बाद अब कंगना ने संजय राउत पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कंगना को मुंबई वापस न आने की धमकी दी है। कंगना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए संजय को लेकर ये बयान दिया और कहा है कि उन्हें अब मुंबई से पीओके जैसी फीलिंग आ रही है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुझे खुले तौर पर धमकी दी है और कहा है कि मैं अब मुंबई वापस ना आऊं। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारे लगाए गए और अब खुली धमकी दी जा रही है। मुंबई से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों लग रही है। वहीं सुशांत केस में एनसीबी रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को शनिवार को पूछताछ के लिए बुला सकती है। साथ ही ड्रग पैडलर जैद को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा जा चुका है। तो एसएसआर केस को लेकर लगातार नए जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। इसी बीच कंगना रनौत ने बड़ा आरोप लगाया है शिवसेना सांसद संजय राउत पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संजय राउत ने मुझे धमकी दी है कि अब मैं वापस मुंबई ना लौटूं। ये बड़ा आरोप लगाया गया है कंगना की तरफ से। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ये तमाम बातें लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मुंबई से पीओके जैसी फीलिंग क्यों आ रही है। वही बात एसएसआर केस की करें तो इस केस में एक ड्रग पैडलर को एनसीबी की हिरासत में 9 सितंबर तक के लिए भेज दिया गया है। वहीं एनसीबी शौविक चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई है उनको भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। ये तमाम चीज़ें एसएसआर केस में सामने आई है। पल पल की अपडेट एसएसआर केस को लेकर एएनबी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर, कंगना रनौत लगातार एसएसआर केस को लेकर अपने बयान देती रही है। उन्होंने तमाम बातें कही, बॉलीवुड माफिया से लेकर बॉलीवुड के कई लोगों पर उन्होंने निशाना साधा, स्टार्स, डायरेक्टर सभी को निशाने पर लिया। अब एक बार फिर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है, उन्होंने निशाना साधा है, लेकिन इस बार शिवसेना संजय राउत को उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना संजय राउत जो है, शिवसेना सांसद संजय राउत जो है वो मुझे धमकी दे रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं वापस मुंबई ना लौटूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा इस मसले पर कि अब मुंबई से पीओके जैसी फीलिंग आ रही है। वही बात एसएसआर केस में अपडेट की करें तो आपको बता दें कि एसएसआर केस में जो ड्रग पैडलर है जैद, उसे 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। एसएसआर केस को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, शिवसेना सांसद संजय राउत पर निशाना साधा है कंगना रनौत ने। बॉलीवुड एक्ट्रेस बड़ा हमला बोला, आरोप लगाए शिवसेना सांसद संजय राउत पर और ये कहा है आरोप लगाते हुए कि मुझे धमकी दे रहे हैं संजय राउत, कह रहे हैं कि मैं वापस लौटूं ना मुंबई। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ये लिखा कि अब मुंबई से पीओके जैसी फीलिंग क्यों आ रही है। वहीं एसएसआर केस को लेकर ड्रग एंगल में मामले की ड्रग एंगल से जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। कई लोगों के नाम इसमें शामिल हुए हैं और अब रिया चक्रवर्ती के भाई जो है शौविक चक्रवर्ती, उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि शौविक चक्रवर्ती बुरी तरह से इस मामले में फंसते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। नारकोटिक्स विभाग जल्द ही शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके अलावा एक ड्रग पैडलर जैद को 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है।
लगातार इस मसले पर जांच की जा रही है। पर कंगना रनौत ने ट्वीट किया है और संजय राउत पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है शिवसेना सांसद संजय राउत पर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। एसएसआर केस को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रही है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, जिस तरह से आज जो है रिया चक्रवर्ती के पिता को पुनः जो सीबीआई ने तलब किया, वही उनके भाई शौविक को जो है एनसीबी ने तलब किया है। तो जाहिर तौर पर उससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के घर आज सुबह तड़के ही जो है छापेमारी की है, जहां पे तमाम सबूत मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मिरांडा के घर में, सैमुअल मिरांडा के घर में छापेमारी की जा रही है। वहां से भी तमाम जो है सबूत मिले कि जाहिर तौर पर एनसीबी की 5 टीमें जो है मौके पर मौजूद है और लगातार छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल। और इस बीच सत्यप्रकाश, अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी बड़ा आरोप लगाया है शिवसेना सांसद संजय राउत पर। उन्होंने कहा है कि मुझे धमकी दी जा रही है। देखिए, कंगना रनौत ने ये दूसरी बार ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि मुंबई जो मुंबई माया नगरी है, फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसमें लगातार जो है ड्रग्स का जाल फैला हुआ है। ड्रग्स के बिना उनका एक भी कार्यक्रम प्रोग्राम होता नहीं है। ऐसे में अगर मैं मुंबई आती हूँ तो तमाम बड़े खुलासे कर सकती हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे मुंबई पुलिस सुरक्षा देगी तो मैं आऊंगी और ये तमाम खुलासे करूंगी। उसी के प्रति उत्तर में संजय राउत, शिवसेना के जो सांसद है, और संजय राउत ने ये कहा है कि कंगना रनौत को मुंबई हम आने नहीं देंगे। तो जाहिर तौर पर इस तरह का बयान कहीं न कहीं संजय राउत को खुद सवालों को घेरे में डालता है कि आखिर संजय राउत कैसे रोक सकते हैं किसी को। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लगातार संजय राउत की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। पहले उन्होंने एसएसआर के फैमिली को लेकर भी तमाम बयान दिए, उसके बाद वे खुद ही अपने बयानों से बैकफुट पर होते हुए नजर आए। अब उन्होंने एक बड़ा बयान फिर दे दिया है, जिसके बाद वो एक बार फिर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जरूरत नहीं लगती कि शिवसेना को सोच समझकर अपने बयान जारी करने चाहिए? देखिए, जिस तरह से ड्रग्स एंगल को लेकर एनसीबी, सीबीआई और ईडी लगातार जांच कर रही, पूछताछ कर रही है, ऐसे में शिवसेना का भी डर है कि कहीं उनका नाम न आ जाए। हालांकि शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार है, शिवसेना इस पूरे ड्रग्स की जो कड़ी है वो कहीं न कहीं उनको सारी जिम्मेदारी है, उनको पता भी है। और हालांकि मुंबई पुलिस ने इस कड़ी को अभी तक नहीं सुना है, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं पूरे मुंबई पुलिस की भी किरकिरी हो रही है। अब शिवसेना इसलिए बौखलाई है कि जिस तरह से कंगना रनौत ने कहा है कि अगर हम मुंबई आते हैं और खुलासे करते हैं तो कई राजनीतिक नेताओं का भी नाम खुलासे हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक नेताओं की बात सुनकर कहीं न कहीं शिवसेना के खेमे में हलचल मची हुई है। जी बिल्कुल। और ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि केंद्र से भी सहायता मांगी है कंगना रनौत ने, अपने लिए सुरक्षा मांगी है। लग रहा है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी? देखिए, ये विचारणीय बात है कि केंद्र से सुरक्षा मांगने के बाद, हालांकि मुंबई पुलिस से भी अगर कंगना रनौत सुरक्षा मांगती है तो मुंबई पुलिस भी मुहैया करवा देगी। इसमें केंद्र का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत ने सीधे जो है जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को अटैक किया है, तो जाहिर तौर पर वो चाहती है कि केंद्र से कहीं न कहीं उनको जो है ये सहानुभूति मिले, मदद मिले। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश। और इस बीच आज और क्या कुछ जानकारी मिल रही है एसएसआर केस को लेकर? क्या किसी तरह की पूछताछ शौविक चक्रवर्ती से हो सकती है? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि एनसीबी शनिवार को पूछताछ करेगी शौविक से, और इसके अलावा जैद को हिरासत में भेज दिया गया है। देखिए, जिस तरह से जैद ने तमाम बड़े खुलासे किए थे, उसको लेकर जो है शौविक का जो नाम आया है, वही सैमुअल मिरांडा का भी नाम है। शौविक ही वो शख्स है जो सैमुअल मिरांडा को 5 ग्राम ड्रग्स देने के लिए 10,000 लेने की बात कही थी। तो इसके बाद से रिया चक्रवर्ती का पूरा फैमिली जो है अब एनसीबी के घेरे में आ गया। वहीं आज जो है एनसीबी पहली बार शौविक से पूछताछ करेगी कि ड्रग्स एंगल को लेकर। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई भी नीरज और पिठानी और दीपेश को वापस बुलाने वाली है, पूछताछ करने वाली है।
लगातार जिस तरह से पूछताछ जारी है। और वहीं एक अहम बात आपको बता दें कि दिशा सालियान की केस को लेकर भी सीबीआई लगातार जांच कर रही है। सीबीआई अब सुशांत की मौत को लेकर, दिशा सालियान की मौत को लेकर तमाम तरह के जो कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो लगातार जांच कर रही है। मैं ये नई अहम जानकारी बात चाहूंगी। जी जी सत्य प्रकाश बोलिए। दूसरी अहम बात जो आज सामने आ रही है कि जिस वक्त सुशांत की मौत हुई थी, उस वक्त जो सुशांत का घर का दरवाजा बंद था, तो सबसे अहम बात है कि दरवाजा अगर बंद था तो चाबी किसके पास है। अब परिवार वालों का आरोप है कि अगर चाबी नहीं मिलती तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में कहीं न कहीं हत्या की कड़ी जोड़ी जा सकती है, क्योंकि जिस किसी शख्स के पास अगर ये चाबी है, सुशांत के घर की चाबी, तो जाहिर तौर पर वो बाद में या पहले सबूत मिटाने की कोशिश भी किया होगा या कर सकता था। तो तमाम चीजें अब सामने आ रही है। हालांकि सीबीआई जो है अभी इस एंगल से भी आज से पूछताछ शुरू करेगी। बिल्कुल सत्य प्रकाश, आखिर किस तरह से कड़ी जोड़ी जा रही है? दिशा सालियान की मौत को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़कर आखिर किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से दिशा सालियान की 8 जून को देर रात रहस्यमय मौत हुई थी, उसी 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर चली गई थी और उनका नंबर ब्लॉक कर दी थी। जाहिर तौर पर दिशा सालियान जो है सुशांत की पूर्व मैनेजर थी, सुशांत से काफी उनका संपर्क था, सुशांत का पीआर देखती थी। तो कहीं न कहीं सुशांत जो है दिशा सालियान की मौत से काफी उलझन में थे, डिप्रेशन में थे। इस बात को लेकर जब डिप्रेशन में थे, ऐसे में रिया चक्रवर्ती उसका फायदा उठाना चाहती थी डिप्रेशन का। रिया चक्रवर्ती न कि सुशांत को फोन किया, जबकि वो जब ये बोलती है रिया चक्रवर्ती तो सुशांत की हमदर्द है, उनकी गर्लफ्रेंड है या उनकी जो भी बिल्कुल है। सत्य प्रकाश, इस मसले पर हम लगातार आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।